नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कमजोर मानसून से निपटने को तैयार सरकार। कृषि मंत्री ने कहा 580 जिलों में अप्रैल से ही आकस्मिक योजनाओं की तैयारी शुरू। 12% कम बारिश का अनुमान। ईएमआई की किश्त घटनी शुरू। एसबीआई समेत 4 बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। दूसरे बैंक जल्द करेंगे फैसला। मैगी नूडल्स पर बढ़ी नेस्ले की मुश्किलें। दिल्ली सरकार शुरू करेगी कानूनी कार्रवाई। गुजरात ने जांच के लिए भेजे नमूने। कर्नाटक हरियाणा भी सख्त। पूर्वोत्तर नाइजीरिया के मैडुगुरी में भीड़भाड़ वाले बाजार में धमाका। 50 लोगों की मौत। शक की सुई बोको हराम पर। और 4 दिन पहले फीफा अध्यक्ष चुने गए सेप ब्लेटर ने दिया इस्तीफा। वजह का खुलासा नहीं। फुटबॉल जगत में फैसले का स्वागत। देश कमजोर मानसून से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सरकार खराब मानसून से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 580 जिलों में अप्रैल से ही आकस्मिक योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी गई थी। कृषि मंत्री ने बताया कि किसी भी कमी से निपटने के लिए सरकार के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त बफर स्टॉक भी है। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय खराब मानसून से निपटने को लेकर राज्यों से भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। और इससे पहले कल मौसम विभाग ने इस बार कम बारिश की आशंका जताई। मानसून पर अल नीनो के असर के चलते 88% ही बारिश होगी। कमजोर मानसून की भविष्यवाणी ने आर्थिक और कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूरा देश केरल तट पर मानसून की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच मंगलवार को मौसम विभाग ने पूरे देश में कमजोर मानसून की आशंका जाहिर की। ताजा अनुमानों के मुताबिक इस साल करीब 88% बारिश ही होगी। इस साल मार्च में मौसम विभाग ने करीब 93% बारिश का अनुमान जताया था। आज जब हमारी लेटेस्ट जो कैलकुलेशन जिसके आधार पर 2 जून को हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तब हमारी जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष मॉनसून के 88% प्लस माइनस 4% होने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में सामान्य से कम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून तक मानसून केरल तट पर पहुंच सकता है। 30 मई में अगर 4 दिन आप जोड़ देते हैं तो 3 से 4 जून आ जाता है। और हमने जो हमारा विश्लेषण है वो मानसून में अब पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया है और 5 जून के आसपास मानसून आ जाएगा। और ये कोई देर नहीं है, ये नॉर्मल टाइम है मानसून के आने का। जाहिर है कमजोर मानसून का असर खेती बाड़ी पर भी पड़ेगा। पिछले साल बेमौसम बारिश और ओला गिरने से बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई थी। ऐसे में इस बार औसत से कम बारिश के अनुमान ने आर्थिक मोर्चे पर और कृषि क्षेत्र के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार और विकास को सभी समस्याओं का समाधान बताया है। उन्होंने 30 सदस्यीय मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा के दौरान मंगलवार को ये बातें कही। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से कौशल विकास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की सियासत देश का पहले से ही नुकसान कर चुकी है। ऐसे में वो सांप्रदायिक आधार पर बांटने वाली राजनीति में यकीन नहीं रखते और न ही वो कभी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में दलितों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने मद्रास आईआईटी की घटना के मद्देनजर जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इंदौर जिले के महू से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे। राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि महू से
उनकी 125वीं जयंती के समारोह का आगाज किया। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को उल्लेखनीय बताया। आर्थिक अवसर सबको बराबरी से नहीं मिलता है। जब आईआईटी मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो ये घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का दौरा कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। 100 साल पहले 2 जून को बाबा साहब ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी। 125वें जयंती वर्ष में कांग्रेस उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएगी। बाबा साहब के योगदान को देश और जाति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का उनका संदेश आज भी जोरों से गूंजता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को पत्र लिखकर बीजेपी शासित राज्यों में दलितों की स्थिति पर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। पार्टी के विधि विभाग ने कल चुनाव आयोग में शिकायत कर कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव खर्च की सही जानकारी नहीं दी है। विधि विभाग के सचिव केसी मित्तल ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव कार्यालय को हाईटेक बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए। इसे भी चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए था। कि वाराणसी में जो खर्चा मोदी जी ने दिखाया है, उन्होंने सिर्फ 37,62,351 रुपए का खर्चा दिखाया है, जबकि खर्चा उनका कई करोड़ों में है। हमने उसके साथ बहुत सी एविडेंस भी लगा दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आईआईटी मद्रास के छात्रों के एक समूह को प्रतिबंधित करने के मामले में मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव और संस्थान के प्रबंधक को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों को पूरे ब्यौरे के साथ 8 जून को पेश होने को कहा है। इससे पहले भेजे गए नोटिस का जवाब देते हुए संस्थान ने कहा था कि यहां छात्रों को प्रतिबंधित करने के मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बीच आईआईटी मद्रास प्रशासन ने मामले को खत्म करने के लिए छात्र संगठन अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के साथ बातचीत की। इसमें विवादित मान्यता खत्म करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही छात्र मंडल की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। छात्र समूह के सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांग रखी, जिसमें अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल को फिर से मान्यता देने और बिना शर्त माफी मांगने की बात शामिल है। दिल्ली में अधिकार क्षेत्र को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार फिर से आमने सामने है। ताजा विवाद एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के 5 पुलिस अधिकारियों की तैनाती का है। दिल्ली सरकार ने इसे अपने क्षेत्राधिकार में बताया तो उपराज्यपाल ने कहा कि एसीबी में नियुक्ति से पहले उनकी मंजूरी जरूरी थी। इस विवाद के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बिहार पुलिस के 3 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी में शामिल किया है। लेकिन विवाद इस बात पर पैदा हो गया है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत ली जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे अपना अधिकार क्षेत्र बताया है। सरकार के पास पूरी पावर है और एसीबी के पास पूरी पावर है कि वो देश में कहीं से भी पुलिस कर्मियों को ले सके, और पहले भी होता रहा है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजाक बना दिया है हर चीज को। कभी वो एलजी साहब से कहलवाती है कि ऑफिसर उनके अंडर में आएंगे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी साहब से कहलवाती है कि एसीबी उनके अंडर में आएगी, पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग भी वही करेंगे एसीबी में। तो ये तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। एलजी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसीबी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण और देखरेख में काम करती है। इस बात को गृह मंत्रालय की ओर से हाल में जारी नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट कर दिया गया है।
एलजी ने कहा कि बिहार के पुलिस अधिकारियों को एसीबी में रखे जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भी नहीं मिला है। इस विवाद के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे। जानकारों का भी कहना है कि पुलिस की नियुक्तियों और तबादलों से जुड़ी फाइलों पर उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है राइटिंग में कि यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और दानिप्स जो है एक दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सर्विस, ये जिसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस आते हैं, ये सिर्फ एलजी साहब जो होम मिनिस्ट्री के डेलीगेट ही है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस ताजा विवाद ने विपक्षी दलों को एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। वो पहले अपनी पार्टी के अंदर जंग करते हैं, फिर नजीब जंग से जंग करते हैं, फिर राजनाथ जी से जंग करते हैं, फिर मोदी जी के खिलाफ जंग करते हैं। अब कितनों से जंग करेंगे? काम करना है। हाँ, अपने पदाधिकारियों से जंग करते हैं, उनके कमरे को लॉक कर देते हैं, तो काम करना चाहिए। केजरीवाल साहब कोई भी कानून नहीं मानना चाहते और जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने, पहली बार बने, दोबारा बने, तो सारे काम वो कर रहे हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते, या मुझे लगता है भटका रहे हैं सबको। अफसरों की नियुक्तियों और तबादलों पर अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र पहले ही आमने सामने है। उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उपराज्यपाल दिल्ली में संविधान के मुताबिक काम करने की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार इसे संविधान का उल्लंघन करार दे रही है। अधिकारों की जंग में दोनों इस कदर लड़ रहे हैं कि मानो दिल्ली में और कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन अधिकारों की इस जंग में दिल्ली वाले और सिर्फ अधिकारी ही पिसते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के खिलाफ मामला शुरू करने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने भी मैगी नूडल्स के नमूने की जांच के लिए भेजे हैं। केरल के सरकारी आउटलेट्स में इन खाद्य पदार्थों को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है और उधर कर्नाटक और हरियाणा ने भी जांच का निर्देश दिया है। मैगी नूडल्स में घातक रसायनों की पुष्टि के बाद राज्य सरकारों ने कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली सरकार ने मैगी नूडल्स के 13 नमूने जांच के लिए भेजे थे। इनमें से 10 नमूनों को खाने के लिए सुरक्षित नहीं पाया गया। दिल्ली में डिफरेंट प्लेसेस से 13 सैंपल लिए गए थे और 13 में से 10 सैंपल्स फेल है, जिनके अंदर लेड की क्वांटिटी परमिसिबल से काफ़ी ज़्यादा है और 5 उसमें से थे जिनके अंदर लिखा नहीं गया था। कानूनी कार्रवाई का प्रोसीजर है तो उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जिसकी भी गलती है सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गुजरात ने मैगी नूडल्स के 39 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। हरियाणा और कर्नाटक ने भी नमूने लेकर जांच कराने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल ने इस मसले पर आज बैठक बुलाई है। केरल ने भी 1400 सरकारी आउटलेट्स में मैगी नूडल्स बेचने पर पाबंदी लगा दी है। We have given a direction to the government-owned outlets to stop the sale of Maggi noodles for the time being. We have not banned it in the entire state, only in the government outlets. We have taken this decision based on the controversies that has been coming up in a few days now. बिहार में मुजफ्फरपुर की जिला अदालत ने नेस्ले इंडिया के 2 अधिकारियों के साथ मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने को भी कहा है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मैगी नूडल्स के नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। जब तक हमारे पास में जो निश्चित जो रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। इन विवादों के बीच नेस्ले इंडिया ने अपने उत्पाद को सही बताया है। कंपनी का दावा है कि बाहर की प्रयोगशाला में इसकी जांच कराई है और सभी खाद्य पदार्थ खाने के लिए सुरक्षित पाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं उस राज्य में जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल की।
विधायक और सांसद का सम्मान समाज में इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि वह अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। इस देश के अंदर अनिवार्य मतदान की आवश्यकता है और जो व्यक्ति मतदान न करे उसके ऊपर आर्थिक दंड। जब नॉमिनेशन फाइल करके शाम को आए तो पिताजी ने कहा कि बेवकूफ कहीं का, अब वकालत थोड़ी थोड़ी चलने लगी है तो तुझे राजनीति में जो है चुनाव लड़ने की बात कहाँ से दिमाग आ गई। महामहिम राज्यपाल में इस बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। क्या बदल रही है भारत की पश्चिम एशिया नीति? देखिए देश देशांतर, पीएम का इजरायल दौरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की कुछ और खबरों पर एक नजर। रेपो रेट में कमी के बाद एसबीआई समेत 4 बैंकों ने ब्याज दरें कम करने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही दूसरे बैंक भी ब्याज दरों में कमी का ऐलान कर सकते हैं। सरकार ने ब्याज दरों में कमी को अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर जरूर बताया है, लेकिन उद्योग जगत कटौती को मामूली बता रहा है। होम और ऑटो लोन की किस्त भरने वालों के लिए राहत की खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कर्ज की न्यूनतम दर 0.15% घटाकर 9.70% कर दी है। इससे ब्याज दरों में 0.30% तक की कमी होगी। इलाहाबाद बैंक ने बेस रेट 0.30% घटाकर 9.95% कर दी है। देना बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने न्यूनतम कर्ज दर 0.25% घटाकर 10% कर दिया है। नई दरें 8 जून से लागू होंगी। आईडीबीआई बैंक ने भी जमा पर ब्याज दरें घटाई हैं। इससे कर्ज पर ब्याज दरों में कटौती होगी। सरकार इसे आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत मान रही है। The government and the RBI agreed that these cuts signify that the economy needs policy support as economic growth is recovering while the external environment remains weak. The government and the RBI will work together to ensure that the macro economy remains strong while investment and growth are accelerated toward their potential. आरबीआई ने मंगलवार को रेपो रेट 7.5% से घटाकर 7.25% कर दिया था। जनवरी से अब तक रेपो रेट में 3 बार में 0.75% की कटौती हुई है, लेकिन बैंकों ने इसका पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। उद्योग जगत का कहना है कि आरबीआई के फैसले का ज्यादा असर नहीं होगा। We think he should have done much more. At least it should have been 50 basis points rather than 25 basis points. There is a need right now to stimulate the economy, and interest rates are a very crucial factor in that. This 25 basis points was already factored in by the markets. आरबीआई ने अगले साल जनवरी तक महंगाई के 6% तक पहुंचने की आशंका जताई है। कम बारिश की आशंका के बीच बैंक ने बेहतर खाद्य नीति पर जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्लास्टिक करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत बताई। दिल्ली में मेक इन इंडिया से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटी हुई है। वहीं उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिहाज से बेहतर और सस्ते उत्पाद बनाने होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में प्लास्टिक करेंसी और पेमेंट गेटवे काफी इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी अब प्लास्टिक करेंसी की जरूरत है। इससे कागज के नोट पर निर्भरता कम होगी। With the developed world having moved substantially to plastic currency and payment gateways, I think there is a need for India, and our determination is there to gradually take steps to move in that direction. वित्त मंत्री ने कहा कि होशंगाबाद और मैसूर में नई इकाई शुरू होने से घरेलू कागज और स्याही से करेंसी नोट छापने में मदद मिलेगी। That it's about time that we started at least printing our own currency with our own ink and our own paper. It's not merely symbolism. I think it's also represents a thought process where there's a desire to bring back Indian manufacturing at a particular level. देश में करेंसी पेपर का उत्पादन बढ़ने से इसका निर्यात भी कम हो सकेगा।
आरबीआई भी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट्स बैंक को जल्द लाइसेंस दे सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव का विरोध किया है। भारत ने इसे अपना अभिन्न हिस्सा और पाकिस्तान की ओर से अवैध कब्जे को सही ठहराने की कोशिश बताया है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बल्टिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव को महज दिखावा बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू एवं कश्मीर का संपूर्ण राज्य, जिसमें गिलगिट एवं बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तिकरण एवं स्वशासन व्यवस्था के तहत गिलगिट एवं बाल्टिस्तान में 8 जून को चुनाव इन क्षेत्रों में अपने निरंतर जबरन एवं अवैध कब्जे को छलपूर्वक छिपाने के लिए पाकिस्तान का प्रयास है। जानकारों का भी मानना है कि भारत का ये रुख पाकिस्तान और चीन का सही जवाब है। तो ये एक लिहाज से मुद्दा इस बार जिस तरह से भारत सरकार रख रही है, मैं कल इस मुद्दे की जो सेलियंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको इस बार रिकग्नाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान को ये जताया जा रहा है कि हमारा जो क्लेम है वो सारे एरिया के ऊपर है। गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार राज्यपाल के रूप में एक मंत्री की नियुक्ति करती है, लेकिन यहाँ के लोग नागरिक अधिकारों से वंचित हैं और इलाका काफी पिछड़ा है। विदेश मंत्रालय का ताजा बयान चीन के लिए भी एक चेतावनी की तरह है कि वो भारत की इजाजत के बिना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकता। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और आज से जयपुर में भी मेट्रो के आरामदायक सफर का मजा लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज इस सेवा की शुरुआत करेंगी। अभी मेट्रो जयपुर से मानसरोवर के चांदपोल तक करीब 10 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। इस रूट पर 9 स्टेशन हैं। इनमें रिहायशी इलाकों के साथ साथ बाजार भी हैं। हर दिन इस रूट पर करीब 33,000 मुसाफिर यात्रा करेंगे। वहीं चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2.3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर काम जारी है। मेट्रो यात्रियों को स्टेशनों से ई रिक्शा और फीडर बसों की सेवाएं भी मिलेंगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा के 2013 के बैच के ट्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की। 25 ट्रेनी अधिकारी उपराष्ट्रपति भवन में मोहम्मद हामिद अंसारी से मिले। उपराष्ट्रपति ने दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने पर सभी अधिकारियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने विदेश नीति से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में आज बेलारूस पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडिश नागरिकों के लिए जल्द ई वीजा शुरू करने की बात कही। स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। सुरक्षा परिषद में सुधारों के मद्देनजर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन से चर्चा की। स्वीडिश प्रधानमंत्री ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्वाभाविक दावेदार बताया। उन्होंने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में भी भारत के प्रवेश का समर्थन किया है। गौरतलब है कि MTCR 34 देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो व्यापक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मानव रहित प्रणाली के अप्रसार के पक्षधर हैं। Swedish side categorically expressed support for India to become a member of the MTCR, the Missile Technology Control Regime, which is one of the 4 export control regimes that we have expressed our intention to become members of. पूर्वोत्तर नाइजीरिया के मैडुगुरी में मंगलवार को हुए एक बम धमाके में 50 लोग मारे गए हैं। नाइजीरिया सेना के मुताबिक बम भीड़-भाड़ वाले बाजार में छुपाकर रखा गया था। अब तक किसी भी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि प्रशासन को उसके पीछे आतंकी संगठन बोको हराम के हाथ होने का शक है। इससे पहले शनिवार को मैडुगुरी में एक मस्जिद में हुए बम धमाके में 30 लोग मारे गए थे। मंगलवार को फीफा अध्यक्ष पद से सेप ब्लेटर ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। महज 4 दिन पहले उन्हें 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया था। भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार बढ़ रहे दबाव को इसकी वजह माना जा रहा है। उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए जल्द ही विशेष कांग्रेस बुलाई जाएगी।
फीफा अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रही फीफा को मंगलवार को एक और झटका लगा। महज 4 दिन पहले अध्यक्ष चुने गए सेप ब्लैटर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ज्यूरिख में ब्लैटर ने कहा कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए जल्दी ही विशेष कांग्रेस बुलाई जाएगी। हालांकि ब्लैटर के इस्तीफे की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। ब्लैटर को चुनौती देने वाले जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने उनके इस्तीफे को सही कदम करार दिया। Well, first of all, I think that I'm very happy that the change happened. I cannot say anything any more than that. I'm very happy for the support that I got from the FA in particular. वहीं ब्रिटेन में भी इस खबर को फुटबॉल जगत के लिए बेहतर बताया जा रहा है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्रेग डाइन ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच नए सिरे से कराने की मांग की है। It's a very good day for football. We needed change at FIFA, and this is the change we wanted. So we're a bit smug and delighted. पुर्तगाल में भी फुटबॉल से जुड़े लोग ब्लैटर के इस कदम को सही समय पर उठाया गया सही कदम मान रहे हैं। A Federação Portuguesa de Futebol esteve na primeira linha dos que defendiam que José Blatter devia cessar funções. Hoje é dia em que isso aconteceu. रूस ने भी ब्लैटर के फैसले का स्वागत किया है। Ну хорошо. У него скандал, он же там главный, должен за все отвечать, как последняя инстанция. ब्लैटर 1998 से फीफा के अध्यक्ष हैं और ये उनका 5वां कार्यकाल था। उन्होंने ऐसे वक्त अपना इस्तीफा दिया है जब अमेरिका में भ्रष्टाचार के आरोपों में फीफा के 14 अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा है। जांच एजेंसियां विश्व कप की मेजबानी देने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही पूर्व चैंपियन रोजर फेडरर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दुनिया में दूसरे नंबर के खिलाड़ी फेडरर को अपने हमवतन स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लास वावरिंका के हाथों सीधे सेटों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगलवार को हुए क्वार्टर फाइनल में वावरिंका ने फेडरर को 4-6, 3-6, 6-7 से हरा दिया। 17 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर लगातार तीसरे साल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। वहीं वावरिंका ने पहली बार फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 2009 के फ्रेंच ओपन चैंपियन फेडरर की 18 मुकाबलों में वावरिंका के खिलाफ ये दूसरी हार है। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सर्बिया की अना इवानोविच ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को सीधे सेटों में हरा दिया है। इसके साथ ही वो 7 साल में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। 2008 के बाद किसी मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची सर्बिया की इवानोविच ने स्वितोलिना को 6-3, 6-2 से हराया। अब इवानोविच का सामना सेमीफाइनल में चेक गणराज्य के लूसी सफारोवा से होगा, जिन्होंने एक दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन की कार्बाइन मुगुरुजा को सीधे सेटों में शिकस्त दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। कमजोर मानसून से निपटने को तैयार सरकार। कृषि मंत्री ने कहा 580 जिलों में अप्रैल से ही आकस्मिक योजनाओं की तैयारी शुरू। 12% कम बारिश का अनुमान। ईएमआई की किश्त घटनी शुरू। एसबीआई समेत 4 बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। दूसरे बैंक जल्द करेंगे फैसला। मैगी नूडल्स पर बढ़ी नेस्ले की मुश्किलें। दिल्ली सरकार शुरू करेगी कानूनी कार्रवाई। गुजरात ने जांच के लिए भेजे नमूने। कर्नाटक, हरियाणा भी सख्त। पूर्वोत्तर नाइजीरिया के मैडुगुरी में भीड़भाड़ वाले बाजार में धमाका। 50 लोगों की मौत। शक की सुई बोको हराम पर। और 4 दिन पहले फीफा अध्यक्ष चुने गए सेप ब्लैटर ने दिया इस्तीफा। वजह का खुलासा नहीं। फुटबॉल जगत में फैसले का स्वागत।